हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका विनर स्टडी में। आज हम ब्राह्मण साम्राज्य में जो वंश आए उनके बारे में देखेंगे। तो हमने मौर्य साम्राज्य देखा। मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक था वो था बृहदत्त। बृहदत्त का जो सेनापति था वो था पुष्यमित्र शुंग। उसने बृहदत्त की हत्या की और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। वो ब्राह्मण जाति का था। उसने अपनी राजधानी विदिशा को स्थापित किया। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया। पुष्यमित्र शुंग बहुत ही महान शासक बना। उसने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किए जो कि पतंजलि द्वारा करवाए गए थे। बरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया। पुष्यमित्र शुंग जो था उसका अंतिम जो शासक था वो था देवभूति। देवभूति की हत्या वासुदेव ने की और कण्व वंश की स्थापना की। तो जो पुष्यमित्र शुंग थे उसके समय पे 2 बार यवनों ने आक्रमण किए। तो जो पहला आक्रमण किए थे तब डेमेट्रियस के नेतृत्व में आक्रमण हुआ और जो दूसरा आक्रमण था वो मिनांडर उस समय यूनानियों का सेनापति था। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो मनुस्मृति है जिसको बाबा साहेब आम्बेडकर ने 1920 में ख़त्म किया था, दहन कर दिया था, उसकी जो रचना की गई थी वो पुष्यमित्र शुंग के साम्राज्य में ही की गई थी, उसी समय की थी। और जो इस वंश की जो भाषा थी वो थी संस्कृत, ठीक है। और तांबे के जो सिक्के थे इस समय वहाँ पे तांबे के सिक्के को कुशार्पण कहा जाता था। तो इसके बाद शुंग वंश के बाद जो थे कण्व वंश की स्थापना वासुदेव ने की और कण्व वंश का अंतिम शासक जो था वो सुशर्मा था। सुशर्मा की हत्या शिमुक ने की थी। कण्व वंश के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं है, बस उसमें आपको पहले और अंतिम शासक ही याद करना है। बाकी हमने तो इसकी ट्रिक आपको दे चुके हैं। शासकों के पूरे नाम और उनका क्रम की एक ट्रिक हमने बना के डाल दी है, आपको उसकी लिंक नीचे मिल जाएंगी। तो शिमुक ने जो है सुशर्मा की हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहन वंश की जो भाषा थी वो थी प्राकृत और लिपि जो थी वो ब्राह्मी थी। सातवाहन वंशों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान को स्थापित किया जो कि औरंगाबाद जिले में है। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे शिमुक, शतकर्णी, गौतमी पुत्र शतकर्मी, ऐसे उसके शासक थे। उसमें जो महान शासक था वो था शतकर्णी। तो शतकर्णी ने 2 बार अश्वमेध और 1 राजसूय यज्ञ करवाया था। सातवाहन शासकों के समय प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गुणाढ्य थे। एक और चीज, अजंता की गुफाओं के निर्माण का कार्य भी सातवाहन वंश के ही समय शुरू किया गया था। सातवाहन वंशों के समय अनेक सिक्के चलाए, जैसे चांदी के, तांबे के, शीशे के, कांसे के। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट यानी सबसे ज़्यादा क्या चला है तो सीसा और कांसा, ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा। सातवाहनों का जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था। और सातवाहन वंश के समय क्या क्या बनाए गए तो कार्ले का चैत्य, अजंता एलोरा की गुफाओं का निर्माण, अमरावती कला का विकास इन्हीं के समय हुआ था। मेन जो है सातवाहन राज्य में उत्तर और दक्षिण के बीच जो सेतु का एक काम करता था सातवाहन वंश। शून्यवाद के जो संस्थापक थे नागार्जुन, ये शतकर्णी जो थे सातवाहन वंश के, उनके समकालीन थे। इसके बाद हम ये देखते हैं कि भारत पे किन किन विदेशियों ने आक्रमण किया। तो ये क्रम याद रखिएगा कि सबसे पहले हिंद यूनानियों ने आक्रमण किया, फिर उसके बाद शक ने, फिर उसके बाद पल्लव, फिर उसके बाद कुषाण ने, ठीक है। तो भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्ट्रिया के शासक डिमिट्रियस ने किया, जिसके बारे में हमने ऊपर बता दिया है कि जब उस समय कौन सा शासक था, ठीक है। फिर इसने भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब, सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया और इसने अपनी राजधानी शाक्कल को बनाई। इसे ही हिंद यूनानी या बैक्ट्रियाई यूनानी कहा गया है। हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात प्रसिद्ध कौन था तो वो था मिनांडर। इसकी राजधानी शाक्कल जो थी वो शिक्षा का प्रमुख केंद्र थी। मिनांडर ने नागसेन यानी नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए
उत्तर एक पुस्तक में है जिसका नाम है मिलिंद पन्हो, अर्थात मिलिंद के प्रश्न या मिलिंद प्रश्न भी कहते हैं। हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके जारी किए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप में कहा जा सकता है कि सिक्के किन किन राजाओं के हैं। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सिक्के जारी किए। देखिए, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के किसने लाया, तो वो तो हिंद यूनानी ने लाए। लेकिन सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किस शासक काल में बने, तो वो गुप्त साम्राज्य में बने। लेकिन सबसे अच्छे यानी सबसे शुद्ध सोना के सिक्के किस काल में बने, तो वो थे कनिष्क के काल में बने। ठीक है, ये याद रखिएगा। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में गांधार कला इसका उत्तम एक उदाहरण है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं शक। तो यूनानियों के बाद शक आए। शकों की 5 शाखाएं थी। हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। पहली शाखा अफगानिस्तान, दूसरी पंजाब जो कि तक्षशिला में बनाई गई थी, तीसरी शाखा मथुरा में, चौथी शाखा पश्चिम भारत में एवं 5वीं शाखा उत्तरी दक्कन पर। प्रथम शक राजा जो था उसका नाम था मो। शक मूलतः कहाँ के निवासी थे, तो वो थे मध्य एशिया के, और वो चारागाह की खोज करते हुए भारत आए थे। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शक को पराजित कर बाहर खदेड़ दिया और उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विक्रमादित्य की उपाधि यहीं से शुरू हुई। उन्होंने शकों को बाहर भगा दिया और 58 ईसा पूर्व में शकों को भगाने के बाद उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व से एक नया संवत यानी विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। उसी समय विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई। ये जो विक्रमादित्य उपाधि है तभी से फिर बनी। ऐसे 14 लोगों ने ये उपाधि धारण की, जिसमें एक महान सम्राट था जो था चंद्रगुप्त द्वितीय, उसे भी विक्रमादित्य कहा जाता है। उसने भी ये उपाधि धारण की थी। शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में दक्षिण भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखाओं ने सबसे लंबे अरसे तक शासन किया, लगभग 4 शताब्दी तक। गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से यह शाखा काफी प्रभावित हुई। भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए। शकों का सबसे प्रतापी शासक जो था वो था रुद्रदामन प्रथम, जिसका शासन गुजरात के बड़े भाग पर था और इसने काठियावाड़ के अर्धशुष्क सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया, जो कि मौर्य द्वारा बनाई गई थी झील। रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा ही प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख यानी गिरनार अभिलेख लिखा। इससे पहले सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में थी। ये नोट करने वाली चीज है कि संस्कृत का कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो यहीं से। भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे। शक राजाओं के बाद आए पहलव के बारे में उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम वो नहीं देखेंगे। पहलव के बाद आए थे कुषाण जो कि यूची एवं तोखरी भी कहलाते हैं। यूची नामक एक कबीला 5 कुलों में बटा गया था। उन्हीं में एक कुल के थे कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कटफिसेस थे। ये याद रखिएगा, कुजुल कटफिसेस। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था कनिष्क। इसकी राजधानी थी पुरुषपुर या पेशावर। कुषाणों की द्वितीय राजधानी थी मथुरा, यानी 2 राजधानी थी, एक थी पुरुषपुर जिसे पेशावर भी कहते हैं और दूसरी राजधानी थी मथुरा। कनिष्क ने 78 ईसा में गद्दी पर बैठने के जो उसका समय था, यानी 78 ईस्वी में एक संवत चलाया जिसे शक संवत कहते हैं। देखिए कुछ संवत है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो जैसे 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत चलाया गया, 78 ईसा पूर्व में शक संवत चलाया गया। शक संवत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिए क्योंकि भारत सरकार द्वारा इसे प्रयोग में लाया गया था 22 मार्च 1957, जो आज भी हम जिसका उपयोग करते हैं ये वही है शक संवत। ठीक है, फिर उसके बाद
319 से 320 में गुप्त संवत चलाया गया था। इसी के साथ ही और भी संवत चलाए गए थे, जैसे हिजरी संवत 622, इलाही संवत 1583, ऐसे अनेक संवत चलाए गए थे जो कि इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं, तो ये याद कर लीजिए। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडवन कश्मीर में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वासुमित्र के अध्यक्षता में हुई। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। आरंभिक कुषाण शासकों के भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं चलाई, मैंने जैसा बताया आपको, जो कि बहुत ही शुद्ध थी। कनिष्क का राज्य वेद था एक, जिसका नाम था चरक, जो कि बहुत ही विख्यात विद्वान था। इसने चरक संहिता की रचना की थी। चरक ने चरक संहिता की रचना की थी। ये कौन था? तो ये आयुर्वेद का एक विद्वान था। ठीक है। उस वासुमित्र ने महाविभाष सूत्र की रचना की थी। इसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता था, महाविभाष को, जो कि वासुमित्र के द्वारा बनाई गई थी। कनिष्क के दरबार में एक अश्वघोष थे जो कि राजकवि थे। इन्होंने बौद्धों का रामायण यानी कि बुद्ध चरित्र की रचना की। बौद्धों का रामायण क्या है? तो वो है बुद्ध चरित्र। हर एक पॉइंट याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे पॉइंट मैंने इंपॉर्टेंट ही यहाँ पे कवर किया है। वासुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महासेन, संगरक्ष भी कनिष्क के दरबार के विभूति थे। भारत का आइंस्टाइन नागार्जुन को कहा जाता है। इसकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र में नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। ठीक है। कनिष्क की मृत्यु 102 ईसा में हो गई। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। गंधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में ही हुआ था। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध जो थे वो कुषाण शासक थे। और रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले किसने किया? तो वो चीन में हुआ था। ठीक है। तो फ्रेंड, आज हमने ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में पढ़ा, उसके बाद शक, कुषाण, पल्लव, कण्व, सातवाहन आदि वंशों के बारे में पढ़ा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए कि ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।